हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले, उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आप सभी के लिए एक वायरल पेपर लेकर आया हूं और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। हिंदी का एक वायरल पेपर है और आपका स्टूडेंट इस बार का टारगेट है 95% लेकर आना हिंदी में। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप लोग आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों का 95% बिल्कुल पक्का करा कर रहूँगा हिंदी में। और इस पेपर में बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी प्रश्न हैं, वो सभी प्रश्न आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में आपके पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट ये पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि पेपर आप लोगों को 24 फरवरी को कैसे सॉल्व करना है। सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों का आज होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 2025 का ये पेपर कोड देख लीजिए स्टूडेंट, 320 GX पेपर कोड है। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रह जाएगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा। प्रवेश पत्र लेकर जाइएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्लास 12 हिंदी में 100 नंबर का पूर्णांक है, आप लोगों को पता ही होगा। जो हाई स्कूल का होता है उनका 70 नंबर का पूर्णांक होता है। उसके बाद में आपको समय हर एक सब्जेक्ट में यही दिया जाता है, 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। आपके पास 15 मिनट जो दिया जाएगा स्टूडेंट, वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसमें 2 खंड है, खंड का और खंड खा। तो दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, यानी दोनों भागों को। तो 50-50 नंबर का एक भाग होता है। टोटल जो है 100 नंबर का दोनों जो है भाग कंप्लीट हो जाता है, 100 नंबर आपका दे देता है। खंड का से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया होता है, जो कि 5 रहता है गद्य से क्वेश्चन और 5 जो रहता है वो पद्य से क्वेश्चन, यानी लेखक और कवि से जुड़े आपके ये 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है या 4 विकल्प कह लीजिए। पेपर में भी सेम एज इट इज 24 फरवरी को आपका सेम विकल्प दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो पूरा पेपर का पैटर्न होगा सेम टू सेम, जो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पेपर सेम टू सेम 24 फरवरी को यही रहेगा। ये गारंटी मैं लेता हूं, सारा पेपर का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। बस फर्क इतना होगा, जो क्वेश्चंस होगा वो चेंज होगा, एग्जामिनर अपने थ्रू से करेगा, लेकिन मैं जितने भी पेपर करा रहा हूं उसी से आएगा क्वेश्चन, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, तो वो आपका ब्राह्मण हो जाएगा, जो कि कब प्रकाशित हुई? 15 मार्च, याद रखिए 15 मार्च 1883 में प्रकाशित हुई ब्राह्मण पत्रिका, ठीक है। खा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? तो आपके हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल जी। हाई स्कूल के बहुत ही प्रख्यात एक प्रकार से लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। इनका चैप्टर का नाम है मित्रता और इनकी एक रचना है जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है चिंतामणि, ठीक है। तो खा नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, वासुदेव चरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो वासुदेव चरण अग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है स्टूडेंट, पृथ्वीपुत्र है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 हिंदी में पढ़ा होगा। तो राष्ट्र के स्वरूप है, इनका जीवन परिचय में जाओगे तो पृथ्वीपुत्र, ठीक है, कल्पवृक्ष, ये सब इन्हीं की रचना है, वासुदेव चरण अग्रवाल जी की, ठीक है। तो ये इनकी कृति है, ये पेपर में जरूर याद रखिएगा, पेपर में आएगा। उसके बाद में देखिए घा नंबर क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। इन चारों में से स्टूडेंट हरिशंकर परसाई का निबंध जो संग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका तीसरा हो जाएगा। पगडंडियों का जमाना हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 नंबर इस पर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? साहित्य जो सहचर है स्टूडेंट, ये किस विधा की रचना है? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, आलोचना हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये टोटल जो स्टूडेंट था, ये 5 क्वेश्चन था गद्य का, यानी लेखक से जुड़े थे, तो ये मैंने आपको बता दिया है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दूसरे नंबर का नंबर क्वेश्चन कि कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। यानी ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और इनमें से आपको बताना है कौन सी रचना जो है आदिकाल की नहीं है। तो ये आपका चौथा वाला हो जाएगा अखारवट और पद्मावत, जो कि किसका लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये लिखा गया है और ये जो है आदिकाल की रचना आपकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नंबर क्वेश्चन सिंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। ऐसे क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय का पेपर में पूछा जाएगा। यानी 10 क्वेश्चन जो होगा आपका क्वेश्चन बैंक से लिए जाते हैं, ठीक है, और बुक से लिए जाते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पीय पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सिंगार और वात्सल रस के जो अमर कवि हैं वो आपके दूसरे हो जाएंगे, सूरदास जी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद में देखिए नंबर अलंकार, और यहाँ पे देखिए अलंकार रत्नाकर के लेखक हैं। इन चारों में से बताना है ऑप्शंस में से कि अलंकार और रत्नाकर के लेखक कौन हो जाएंगे। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दलपति राय वंशीधर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। 1 नंबर यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए नंबर क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। यानी महाकाव्य कौन है, जैसे कि मैं बात करूं स्टूडेंट, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की है। वैसे ही मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत इनका एक महाकाव्य है। ठीक है, साकेत जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो नंबर का आपका जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अड़ा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आंगन के पार द्वार रचना है। बहुत ही बार मैंने इस प्रश्न को बताया है अपने पेपर में। आंगन की पार द्वार रचना किसकी है, तो वो आपका हो जाएगा आगे जी की, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आगे जी हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था इस पेपर का मैंने बता दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग भी पढ़िए। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए इस पेपर का, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित जो गद्यांश के आधारित प्रश्न है तो मैं दिखा दूं आपके, ये प्रश्न दिया हुआ है, इसी प्रश्न में से हमें देखकर, ठीक है, ये प्रश्न का हमें उत्तर देना है। और टोटल 2 आपके गद्यांश जो है पेपर में दिए जाते हैं। ठीक है, और दोनों के 5-5 प्रश्न होता है, अथवा करके दोनों में से जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, जिसका आप लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हो, वो आप लोग हल कर दीजिए, आपको 10 नंबर पेपर में दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि सर 5 नंबर दिया है, गुणे कर 2 नंबर दिया, बराबर 10 नंबर दिया है, तो इसका भी मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। देखिए 5 प्रश्न एक गद्यांश में होता है। ठीक है, जब आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे उन 5 में से, तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा। टोटल 5 प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो आपका जो है 5 गुणे 2 बराबर 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा एक गद्यांश के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर बाकायदा बताया हुआ है तीसरे प्रश्न में कि निम्नलिखित गद्यांश के आधारित प्रश्नों का केवल हमें उत्तर ही देना है। तो मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट कैसे उत्तर देना है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो आपका गद्यांश दिया हुआ है कि ये प्रमाण भाव की भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, इसी दृढ़ मिति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। अब ये जब आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पर मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, जैसे माता पुत्र, फिर राष्ट्र की बात हो, यहाँ पर दिखाइए राष्ट्र पुत्र की बात हो गई, पृथ्वी की बात हो, राष्ट्र की यहाँ पर जहाँ पर बात हो, समझ जाइए कि ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर का क्या नाम है, राष्ट्र का स्वरूप। इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको चैप्टर का नाम बता दिया और ट्रिक भी बता दिया कैसे ढूंढना है। पृथ्वी, माता, ठीक है, राष्ट्र, उसके बाद में क्या है, राष्ट्र के बाद में आपका जो दिखे क्या है, भूमि। ये सब जहां दिखे समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, 2 नंबर यहां पर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा खींची हुई है ना स्टूडेंट, कि जो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। तो इसका व्याख्या जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कर रखा है। आपको पेपर में गए हैं स्टूडेंट, आपको गद्यांश करना नहीं सॉल्व करना आता, तो आप इसी को रेखांकित अंश की व्याख्या की जगह पर लिख दीजिएगा। 1 नंबर तो आपका कंफर्म रहेगा, लिखिएगा जरूर। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो 3 प्रश्न होता है, इसका आंसर स्टूडेंट आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूं, एक डेमो भी दिखा देता हूं आपको। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए
यहाँ पर देखिए स्वार्थ के लिए ये देखिए जो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध में स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में अधिकार पाए। यानी यहाँ से लेकर आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिख दीजिए। उसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन कि भूमि, यहाँ पे देखिए भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। भूमि और यहाँ पर देखिए ये प्रमाण भाव की भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। तो यहाँ से लेकर चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक आपका हो जाएगा। टोटल आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, एक एक दो नंबर जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेम इसी प्रकार से अथवा वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ऊपर वाला आपको नहीं आता है तो आप ये कर लीजिएगा, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। इसके भी स्टूडेंट 5 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 प्रश्न यहाँ पर है। उसके बाद में देखिए 3 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 3 प्रश्न जो होता है वो उसी गद्यांश से संबंधित होता है। 3 जो प्रश्न होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, उसी गद्यांश से संबंधित होता है। मैं आपको एक डेमो के थ्रू दिखा देता हूँ। और 2 प्रश्न जो होता है ये कंपलसरी होता है। देखिए एक चैप्टर का नाम, यानी यहाँ पर दिया हुआ है ना कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर विज्ञान, आविष्कार, ये सब की बात हो रही है। और यहाँ पर जो हो जाएंगे आपके भाषा और आधुनिकता चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? भाषा और आधुनिकता। ठीक है, और भाषा और आधुनिकता चैप्टर के जो लेखक है वो है आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हो जाएंगे। तो 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि भैया आपने गद्यांश के चैप्टर और लेखक का नाम बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या भी दी हुई है। यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आपको पूरा इसका अर्थ बताना है, जो कि कौन? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने ऑलरेडी इसका व्याख्या कर रखा है। ठीक है, नहीं आता है तो मैंने जैसा बताया, आपको नहीं आता है तब आपको ये ट्रिक अपनाना है। आपको क्या करना है, यही उठाकर लिख देना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, पूरा नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसमें भी देखिए 3 क्वेश्चन जो होता है उसी गद्यांश में उसका आंसर मिलेगा। और जो 2 प्रश्न होता है वो आपका कंपलसरी होता है, गद्यांश हो स्टूडेंट, चाहे आपका गद्यांश हो, ठीक है, चाहे आपका पद्यांश हो, दोनों में पूछे जाएंगे चैप्टर का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या यदि दिया होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कि कौन सा देश किसी यहाँ पे देखिए अस्वीकृत चीज के नामकरण के लिए नया शब्द देता है। ठीक है, तो कौन सा देश भैया अस्वीकृत के अपना क्या एक प्रकार से नाम देता है। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए निरंतर जब कभी भी नया आविष्कार होता है तो नई संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये देखिए विज्ञान के प्रकृति के निरंतर आविष्कार होता है, जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे नई संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आप आंसर दे दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन का 2 नंबर मिल जाएगा। सेम टू सेम आपको दोनों प्रश्नों का आंसर इसमें भी देख कर दे देना है। ठीक है, तो ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व कीजिए और आप लोगों को कॉपी वाला भी वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, कॉपी कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वो भी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। चौथा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये दिया हुआ, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर प्रश्न, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, यानी 5 क्वेश्चन होता है एक पद्यांश में। 2 नंबर आपको जब एक प्रश्न का उत्तर देंगे तब 2 नंबर दिया जाएगा। टोटल 10 नंबर आपका पद्यांश में भी होता है। पेपर में मैं बात करूँ स्टूडेंट तो 2 पद्यांश आपके पेपर में भी दिए होते हैं। दोनों में से केवल किसी एक के बताए गए प्रश्नों का क्या है, हल करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है ना, ये देखिए 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इन्हीं 5 क्वेश्चंस का हमें उत्तर देना है। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये चैप्टर का नाम पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी हमें क्या करना है, हमें ये जो आपका पद्यांश है इसके चैप्टर का नाम बताना है और इसके कवि का नाम बताना है। ठीक है, तो लिखा है कि ज्यों ही मेरा भव तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ठीक है, शोभावली सुखद की कितनी मंजू कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी तेरा या तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा ना विश्राम लेना। एक प्रकार से ये दिया हुआ है पद्यांश। ठीक है, चैप्टर का नाम यहाँ पर पूछा गया तो मैं बता दूं चैप्टर का नाम है आपका पवन दूतिका। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? पवन दूतिका चैप्टर का नाम है। अब इसके जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। कौन हो जाएंगे भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हो जाएंगे इसके, यानी इस पद्यांश के कवि। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इस पद्यांश से जुड़े कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना, इसका ऑलरेडी से किसने व्याख्या कर रखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने। तो इसका आपको अर्थ बता देना है। बाकी के जो 3 प्रश्न जुड़े हुए हैं वो इसी पद्यांश से जुड़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों को ईमानदारी से दे देना है
और जो स्टूडेंट मैं इस पेपर में आप लोगों को गद्यांश में बता रहा हूँ और वो चाहे वो आपका क्या है पद्यांश में बता रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर को इग्नोर मत कीजिएगा, चाहे वासुदेव शरण अग्रवाल हो या भाषा और आधुनिकता या पवन दूतिका हो या आगे आने वाला जो ये है अथवा वाला, ठीक है, यमुना छवि, ठीक है, यमुना छवि, इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि इससे ही ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं पद्यांश और गद्यांश, तो तैयार कर लीजिएगा। देखिए तरन तनुजा, ये देखिए तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए झुके कूले सो कुल जन परसर हित मनुष्य सुहाए, एक प्रकार से ये दिया हुआ है पद्यांश। इसमें भी 2 प्रश्न कंपलसरी होगा, चैप्टर का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। बाकी का जो 3 प्रश्न होगा इसी से संबंधित होता है, इसका आंसर आपको देना पड़ता है। तो चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया ना। देखिए चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, इस पद्यांश का हो जाएगा यमुना छवि, यमुना छवि चैप्टर का नाम है स्टूडेंट। और इसके जो कवि है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके कवि हो जाएंगे, ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या कर दे रहा है, जो रेखा खींची हुई है ना, मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए यहाँ से लेकर जो तरन तनुजा तर तमल तरवर बहु छाए, इसी का पूरा व्याख्या आपको कर देना है और अपना 10 नंबर जो है प्राप्त कर लेना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है। 5 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। आपको 5 नंबर दिया जाएगा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, 5 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। दूसरे पर है हरिशंकर परसाई जी, तीसरे पर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। तो तीनों का आप लोगों को अभी से क्या है जीवन परिचय को पढ़ लेना है क्योंकि पेपर में आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए खा नंबर में कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में ये भी दे रहा है, 5 नंबर इसमें भी आपको दिया जाएगा। अब वो कौन कौन से कवि हैं मैं आपको दिखा दूं। देखिए सबसे पहले है सुमित्रा नंदन पंत जी, दूसरे पर है जयशंकर प्रसाद जी और तीसरे पर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी, ठीक है। तो ये 24 फरवरी को 100% आएगा, ये दोनों को आप लोग तैयार कर लीजिए। और ये 6 जीवन परिचय जो दिया हुआ स्टूडेंट, इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर विजिट करोगे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 6 नंबर देखिए, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। कहानी जो होता है ये आपका हर साल पूछा जाता है पेपर में, कहानी, ठीक है। तो पंचलाइट अथवा, यहाँ पर देखिए अथवा करके लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 5 नंबर का दिया जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है ये। अथवा करके यहाँ पर और दिया हुआ है कि पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी के तत्व लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक आप चाहे पंचलाइट वाला उद्देश्य कर दीजिए, ये नहीं आता पंचलाइट वाला तो कहानी लाठी का कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए। ये भी नहीं आता स्टूडेंट तो इसको हटा दीजिए, आप पंचलाइट को कर लीजिए, इसका तत्व लिख दीजिए। ये भी नहीं आता तो ध्रुव यात्रा। 4 ऑप्शन दिए जाता है, हर साल पेपर में आता है, तो इसको आप लोगों को स्टूडेंट अभी से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर का आपका खंडकाव्य पेपर में दिया होता है, ठीक है। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में आपको खंडकाव्य को लिखना होता है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जिला वाइज आपका खंडकाव्य पूछा जाता है, ठीक है। किसी के जिले में मुक्तियज्ञ खंडकाव्य लगता होगा, किसी के जिले में त्यागपति खंडकाव्य लगता होगा और किसी के जिले में श्रवण कुमार जो है खंडकाव्य लगता होगा, ठीक है। तो आपको अपने ही जो है जिले के खंडकाव्य को पढ़कर जाना है, तैयार करके जाना है और उसी को कॉपी में लिखना है, क्योंकि ये हर साल आपका खंडकाव्य आता है, ठीक है। हर साल पेपर में आता है खंडकाव्य और ये जिला वाइज होता है। एक खंडकाव्य जो होता है स्टूडेंट, मैं बात करूं 8 से 10 जिलों में खंडकाव्य लगता है, ठीक है। तो आपको पढ़कर जाना है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये खंडकाव्य वाला भाग होता है, क्योंकि भैया 5-5, 6-6 नंबर, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी नंबर छोड़िएगा मत, ठीक है। नहीं आता है बनाकर लिखिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खंड खा आ चुका है, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए,
ठीक है। तो आपको मैं दिखा दूं कि 2 संस्कृत का गद्यांश पेपर में दिए जाते हैं, ये देखिए, ठीक है, 2 संस्कृत का गद्यांश आपको दिया जाता है। अब मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर 7 नंबर कैसे दिए जाएंगे। देखिए 7 नंबर दिया जाएगा ऐसे, आपको 2 नंबर तो सबसे पहले दे दिया जाएगा आपको ये संदर्भ के लिए कि भैया चैप्टर का नाम बताइए कि किस चैप्टर से लिया गया है। 5 नंबर दिया जाएगा इसका अनुवाद करने के लिए। आप लोगों को मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, आप लोग इंग्लिश का पेपर देते हैं तो उसमें क्या है, इंग्लिश टू हिंदी आता है ट्रांसलेशन करने के लिए और हिंदी टू आता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, इसको संस्कृत टू हिंदी आपको ट्रांसलेशन करना है, उसी को हम अनुवाद कहते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर इस पर भी दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कठिन होता है स्टूडेंट वो होता है इसका अनुवाद करना, क्योंकि ये संस्कृत में दिया हुआ है, इसका पूरा हिंदी में मीनिंग दिखाना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास। तो इसमें लिखा है कि संस्कृत के साहित्य आदि कवि वाल्मीकि जी और महर्षि व्यास और कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य लोग, इस तरह से आपको क्या है पूरा हिंदी में अर्थ बताना है। अब मैं बता दूं चैप्टर का नाम क्या है, इसका चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषायाम महत्वम। ठीक है, संस्कृत भाषायाम महत्वम चैप्टर से लिया गया आपका फर्स्ट वाला संस्कृत का गद्यांश। फिर दूसरा वाला आपका जो है ये वाला, ठीक है, ये जो दूसरा लिया गया है स्टूडेंट किससे लिया गया है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ये देखिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को आप लोगों को क्या है, संस्कृत का गद्यांश को हल करना है, इसके बताए गए अनुवाद और संदर्भ को लिख देना है। देखिए संदर्भ लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन जो अनुवाद होता है वो कठिन होता है। जब आप पढ़कर जाओगे तो अनुवाद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, खा नंबर दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का 7 संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी आपको 7 नंबर दिया जाएगा, इसको आप श्लोक कह लीजिए या संस्कृत का आप पद्यांश कह लीजिए। ठीक है, ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पर श्लोक में मैं दिखाऊँ आपको 7 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट संदर्भ लिखने के लिए, यानी चैप्टर का नाम बताने के लिए कि किस पाठ से लिया गया है, और 5 नंबर दिया जाएगा इसके अनुवाद के लिए। ठीक है, तो मैं बताऊँ स्टूडेंट, तो इसका जो है अलग होता है, इसका जो श्लोक की संस्कृत श्लोक के हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित जो है चैप्टर का नाम है जातक कथा, कि ना बा रोचतो उद्रो वद्र, यहाँ पे देखिए ना बा रोचतो उद्रो, यहाँ पे देखिए उद्रो भद्र व उल्लूकस विसेचनम। ठीक है, ये दिया हुआ है और चैप्टर का नाम है जातक कथा, जिसके लिए संदर्भ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अथवा करके दिया हुआ है ये दूसरा वाला कि विद्या विवदाय धन मदाय, एक प्रकार से ये दिया हुआ। तो ये चैप्टर का नाम मैं बता दूं आपको, तो ये लिया गया सुभाषित रत्नान से। सुभाषित रत्नार एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल पेपर में आता है। मैं हर एक पेपर में यही बताता हूँ कि इस दोनों के, चाहे जातक कथा हो या सुभाषित रत्नार हो, इसके दोनों से आप लोग क्या है सभी श्लोक को पढ़ लीजिए, क्योंकि 7 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेपर में ये स्टूडेंट मैं बात करूँ हर साल आता है आपका संस्कृत का श्लोक। ठीक है, हर साल आएगा तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, और आप लोगों को स्टूडेंट नहीं समझ में आ रहा कि संस्कृत का जो श्लोक है पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो एक वीडियो में जल्द ही लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कॉपी कैसे लिखना है उस पर। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर हमें किस में देना है स्टूडेंट, संस्कृत में देना है। और यहाँ पर 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न आप देख लीजिए। और जो आपका चैप्टर है ना संस्कृत भाषायाम महत्वम, महर्षि व्यास, उसके बाद में आपका जो एक प्रकार से मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये सब जो चैप्टर है स्टूडेंट इसी से ये प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर का नंबर कि रौद्र रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर खा नंबर है अतिसंयुक्त अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, फिर गा नंबर है सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर दिया जाएगा इसमें, 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें। तो 1 नंबर जो दिया जाता है परिभाषा के लिए और 1 नंबर दिया जाएगा इसके उदाहरण के लिए। इसमें भी 1 नंबर उदाहरण का, 1 नंबर आपको दिया जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर परिभाषा के लिए। ठीक है, तो आपको परिभाषा उदाहरण के लिए 1-1 नंबर दिया जाएगा और हर साल ये रस छंद अलंकार आता है। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में भी वीडियो बना दिया चैनल पर, आप लोग चैनल पर विजिट करोगे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 9 नंबर दिया जाएगा। तो आप चाहे बाढ़ के समस्या
बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण पर लिख सकते हैं। दूसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। तीसरा है भारत में लोकतंत्र की सफलता। और चौथा है स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की भूमिका। तो ये चारों टॉपिक में से केवल एक ही टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, सभी का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सहायक का शब्द विच्छेद हो जाएगा। तो इनमें से आपका जो है खा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि विसर्जनीय से का सा संधि होगा, यानी आपको संधि यहाँ पर पहचानना है। ठीक है, तो आपका का वाला हो जाएगा चंद्र प्लस चकोर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में देखिए तीसरा दोगधा का शब्द विच्छेद होगा। तो दोगधा का जो शब्द विच्छेद हो जाएगा वो आपका गा वाला हो जाएगा, दोध प्लस धा हो जाएगा दोगधा का सही शब्द विच्छेद। उसके बाद में देखिए खा नंबर का पहला क्वेश्चन कि चंद्रशेखर में समास है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चंद्रशेखर में समास की मैं बात करूँ स्टूडेंट, इन चारों में से आपका बहुब्रीहि समास बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन महानदी में प्रयुक्त समास है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो इनमें से स्टूडेंट आपका कर्म धारण समास बिल्कुल सही कर्म समास हो जाएगा, जो है महानदी में प्रयुक्त समास ये माना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 13 नंबर का पहला क्वेश्चन कि लघुता में प्रत्यय है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। लघुता में जो प्रत्यय हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका क्या तबियत हो जाएगा, तल हो जाएगा, त्वा हो जाएगा या अनियर हो जाएगा। तो इनमें शायद तल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मुझे क्लियर नहीं पता है क्योंकि मैं पेपर क्या अपने अंदाजा से सॉल्व करा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन इसमें से अधिकतम का राइट आंसर जो मैं एक प्रकार से बताया हूँ वो क्या है, मैं 100% श्योर हूँ। लेकिन इसमें प्रत्यय में मुझे जो है पहला क्वेश्चन ऐसा लगा जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ। आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या लघुता में प्रत्यय तल हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बतिमान शब्द में प्रत्यय होगा तो वो आपका बतुप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन खा नंबर कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, विभक्ति और संबंधित नियम का उल्लेख करना है। 2 नंबर यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, और ये 3 दिए जाते हैं विभक्ति। ठीक है, इनमें से किसी एक का करना है, जैसे कि मैं बता दूं आपको पहला वाला करना है। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय परत उदायान बस्ती, तो ये क्या लिखा हुआ, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि विद्यालय के चारों ओर क्या है, बगीचा है। ठीक है, इसका जो नियम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, नियम हो जाएगा आपका अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन अपने गांव अथवा मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, जो स्थानीय समाचार है उनको एक पत्र लिखिए। 8 नंबर का ये पत्र स्टूडेंट होता है। अथवा करके एक और दिया हुआ है पत्र कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक प्रबंधक का ऋण प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी भैया क्या करना है आपको, यानी अपना कोई घरेलू कार्य या घरेलू कोई बिजनेस चलाना है तो उसके लिए जो है बैंक की प्रबंधक को एक लोन के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये आप ये वाला कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है, कर लीजिएगा स्टूडेंट। वीडियो चैनल पर मिल जाएगा कि पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर। तो फिलहाल स्टूडेंट ये जो पूरा पेपर था मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्योंकि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बताए गए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और जो आपका टारगेट है स्टूडेंट 95% का, वो मैं दिलाकर रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी पर चैनल पर मैं रेगुलर वीडियो लेकर आता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।